अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जनाब, हाजिर हूँ मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ के लेक्चर नंबर 5 के साथ। लेक्चर नंबर 5 के साथ बेटा जी, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वो पढ़ी थी रेट्रो वायरसेस और पढ़ा था कि एड्स की वायरस भी, HIV भी एक रेट्रो वायरस है। आज हमने एड्स के बारे में पढ़ना है, एड्स की डायग्राम देखनी है कि HIV दिखती कैसी है, और तो और हमने ये भी देखना है कि एड्स के वायरस का लाइफ साइकिल कैसा है। एड्स की वायरस का लाइफ साइकिल कैसा होता है, यानी इसका होस्ट कौन है और ये किस तरह अपने आप को रेप्लिकेट करती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा एड्स की वायरस दैट इज HIV से मुताल्लिक है। एड्स एक बीमारी है जिसका नाम है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम नाम से हमें ये लग रहा है कि हमारी इम्यूनिटी, अल्लाह माफ करे, हमारी नहीं, पेशेंट की इम्यूनिटी में डेफिशिएंसी हो जाएगी। पेशेंट की इम्यूनिटी में डेफिशिएंसी हो जाएगी। डेफिशिएंसी मतलब कमी आएगी, उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। जिसकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, तो आजकल टीवी पर, खबरों पर, हर जगह आप सुन रहे हैं कि जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी उसको कोविड-19 मार देगा, और जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी कोविड-19 उसको कुछ नहीं कहेगा, उल्टा वो इंसान उस कोविड-19 को मार देगा। बच्चों, हमारे अंदर बीमारियों यानी जर्म्स को किल करने की जर्म्स को किल करने का एक पूरे का पूरा सिस्टम होता है जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस और जर्म्स को किल करता है। बेटा, उस सिस्टम को इम्यून सिस्टम कहते हैं। उस सिस्टम को क्या कहते हैं मेरे बच्चे? इम्यून सिस्टम। तो क्या होगा, वो इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है बेटा। जब इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वो शख्स बीमारियों का घर बन जाएगा। जब बेशुमार बीमारियां एक साथ हो जाएं तो उसको सिंड्रोम कहते हैं। जब बेशुमार बीमारियां एक साथ हो जाएं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? सिंड्रोम। सिंड्रोम होता है जिसमें मुख्तलिफ बीमारियों के मुख्तलिफ सिम्टम्स आपस में मिलजुल जाएं। तो जी हाँ, एड्स के मरीज में इम्यून की डेफिशिएंसी हो जाएगी और उसको तकरीबन हर नॉर्मल बीमारी, हर खास बीमारी उसको लग जाएगी और उसको डेथ कर देगी। एड्स वाज रिपोर्टेड बाय सम फिजिशियंस। कुछ फिजिशियंस ने, कुछ डॉक्टर्स ने ये रिपोर्ट किया कि जनाब इन अर्ली 1980s, मतलब 1980s की दिहाई की शुरू में उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि हमारे हॉस्पिटल में कुछ यंग मेल्स हैं, हमारे हॉस्पिटल में कुछ यंग लड़के हैं, छोटी उम्र के लड़के हैं। कुछ फिजिशियंस ने 1980s में ये रिपोर्ट किया कि कुछ यंग मेल्स हमारे हॉस्पिटल में आए हैं जिन्हें ये सिम्टम्स हैं। नंबर 1, उन्हें सिवियर निमोनिया है। नंबर 2, एक बहुत ही रेयर कैंसर होता है, वेस्कुलर कैंसर, दैट इज आर्टरीज, वेन्स या कैपिलरीज वगैरह का कैंसर होता है। ये बड़ा ही रेयर होता है, उन्हें रेयर, वो वाला रेयर वेस्कुलर कैंसर है जो बहुत कम दिखने को मिलता है। नंबर 3, इन सब का सडन वेट लॉस हुआ है। नंबर 4, इन मेल्स के जो लिम्फ नोड्स हैं गर्दन में या आर्म पिट्स वगैरह में, इनके लिम्फ नोड्स सूजे हुए हैं और एंड जनरल लॉस ऑफ इम्यून फंक्शंस हुआ है इनका। इनके इम्यून फंक्शंस में लॉस हुआ हुआ, इम्यून फंक्शंस में लॉस हो रहा है इनके, इनकी इम्यूनिटी सही तरह काम नहीं कर रही। ऑल ऑफ दीज यंग पेशेंट्स, और एक चीज और, जब उन पेशेंट्स की हिस्ट्री पूछी गई कि उनको वो, जैसे मेरे 5-6 ऑपरेशन हुए हैं, तो उन ऑपरेशन के वक्त डॉक्टर्स आकर पूछते थे आप सिगरेट तो नहीं पीते, शराब तो नहीं पीते, आपको कोई गलत आदत तो नहीं है? तो बेटा, जब उनकी इंक्वायरी की गई उन पेशेंट्स की, तो पता लगा कि दे ऑल वर होमोसेक्सुअल्स। होमोसेक्सुअल्स मीन्स कि men interested in men and women interested in women, and they do sexual activities in between them.
तो उन सब यंग पेशेंट्स में वो सारे के सारे लड़के होमोसेक्सुअल से। बड़ा सवाल उठा कि ये बीमारी कौन सी है, ये बीमारी क्या है। तो इस बीमारी से, यानी इस बीमारी के बारे में तहकीकात होने लगी। डन बेटा, सून आफ्टर, जरा दोबारा हम रिपीट कर लें, सिवियर निमोनिया, रेयर वैस्कुलर कैंसर, सडन वेट लॉस, swollen lymph nodes, general loss of immune functions, and all of these patients were homosexuals. Were what? Homosexuals. Soon after the disease was discovered, उसके बाद चंद दिनों बाद पता लगा कि ये बीमारी, एड्स की बीमारी, सेम सिम्टम्स एक और मेल में पाए गए, लेकिन वो बंदे होमोसेक्सुअल पेशेंट से। जब मजीद डिस्कवरी हुई तो पता लगा कि वो शख्स नॉन होमोसेक्सुअल था, वो होमोसेक्सुअल नहीं था। लेकिन जब उससे पूछा गया कि पिछले दिनों कोई ऐसी कोई घटना घटी हो आपके साथ, तो उसने बताया कि जी हाँ, मुझे ब्लड की जरूरत थी, तो मुझे एक शख्स ने ब्लड ट्रांसफ्यूज किया था। तो मैंने एक शख्स से मैंने ब्लड को रिसीव किया था। तो हो सकता है जो डोनर था वो एड्स का पेशेंट हो। तो पता लगा कि बेटा ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड प्रोडक्ट से भी एड्स के वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स लगते हैं। तो वो होमोसेक्सुअलिटी भी फैक्टर थी, लेकिन इसके अलावा पता लगा कि ये बॉडी फ्लूइड से फैलता है। बॉडी फ्लूइड्स में ब्लड के प्रोडक्ट्स, इसके अलावा सेक्सुअल एक्टिविटीज में भी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, सीमेन वगैरह, तो वो उनके जरिए एड्स एक शख्स से दूसरे शख्स ट्रांसफर हो सकती है। इन 1984 एड्स का कॉजिंग एजेंट आइडेंटिफाई कर लिया रिसर्च टीम्स ने। कहां से? पैस्चर इंस्टीट्यूट इन फ्रांस की रिसर्च टीम्स ने एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन यूएसए। क्या मेरा बच्चा? In 1984, the agent causing the disease was identified by research teams from Pasteur Institute in France and National Institute of Health in USA. इसका causative agent पकड़ा गया, तो फिर in 1986, the virus was named as human immunodeficiency virus. वो वायरस जो इम्यून में कमी ले आती है, इम्यून में डेफिशिएंसी ले आती, दैट इज HIV। द मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय HIV, जो हमारी बॉडी का जो मेजर सेल जिस पर HIV हमला करती है और उसके अंदर घुसकर लिसिस करके बाहर आ जाती है, द मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय HIV इज द हेल्पर T लिम्फोसाइट। बेटा हेल्पर T लिम्फोसाइट, इसका इम्यूनिटी में बहुत बड़ा रोल होता है बेटा। ये एंटीबॉडीज बनाकर तो वायरसेस और बैक्टीरिया को मारता है। तो बेटा आम रूटीन में हेल्पर T लिम्फोसाइट जाता था और जाकर किसी बैक्टीरिया या वायरस को मारता था। एड्स में काया पलट गई। एड्स में ये हुआ कि हेल्पर T लिम्फोसाइट उसको मारने गया, तो HIV ने कहा कि बच्चे तू मुझे क्या मारेगा, इस दफा मैं तुझे मारूंगा। तो पता लगा HIV घुस गई हेल्पर T लिम्फोसाइट के अंदर, और अंदर जाकर उसने अपने आप को रेप्लिकेट किया, और 20 या 25 मिनट बाद कोई 200 वायरसेस बनाकर सेल को लिसिस करके तो बाहर आ गई, उसमें से बाहर निकल आई। तो बेटा हेल्पर T लिम्फोसाइट एक मेजर कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम होता है। As the HIV infection continues in the host, लिहाजा चूंकि वो हेल्पर लिम्फोसाइट्स अब मर रहे हैं, the decrease in helper T lymphocytes results, which results in the failure of the immune system, और immune system एकदम fail हो जाएगा, and the infected person becomes susceptible. affected person जो है, infected person है वो susceptible का मतलब लिख लें, likely to be attacked. Now
he will be likely to be attacked to the other diseases. अब उस पर different diseases का attack होना शुरू हो जाएगा. और तो और cells in the central nervous system पर भी इस HIV की receptor sites हैं जहां पर इनकी एड्सॉर्प्शन हो जाती है. एड्सॉर्प्शन से मुराद अटैचमेंट. Cells in central nervous system can also be infected by HIV. तो ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड को भी इफेक्ट कर सकता है. Recent studies on HIV reveal that the virus infect करता है and multiply करता है in monkey. Recent studies ने क्या शो किया बेटा कि ये मंकी के अंदर उसके सेल्स को इन्फेक्ट भी करता है और उसके अंदर मल्टीप्लाई भी होता है. लेकिन मेरा बच्चा किसी डिजीज का बायस नहीं बनता. सिर्फ सेल्स में थोड़ी सी कमी आती है तो वो सेल्स दोबारा बना लेते हैं. लेकिन डिजीज ये कॉज किसमें करता है मेरा बच्चा? हम ह्यूमंस में. तो पता लगा कि इसका जो वायरस है होस्ट स्पेसिफिक है. तो वायरसेस कुछ होस्ट स्पेसिफिक होते हैं. तो जो होस्ट स्पेसिफिक होंगे वो स्पेसिफिक होस्ट के अंदर जाकर बीमारी को शो करेंगे. बच्चा इससे आगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपकी एड्स की. तो वो डायग्राम आप लोगों ने मस्त करनी है. ये मैं आपको दिखाता हूं, 1 मिनट जरा. ये वाली बच्चों, ये वाली डायग्राम बोर्ड में 2 मार्क्स की आ जाती होती. किसी वक्त 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रॉ दिस डायग्राम ऑफ HIV, दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की डायग्राम बनाएं और घर जाएं. ऑफर लगी होती है जनाब. तो इस स्पेशल ऑफर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना. इस डायग्राम को मस्त करना है. अब चूंकि बात हुई थी कि ये एक रेट्रोवायरस है. कौन सी वायरस है? तो ये देखो, इसके जीनोम में RNA है. इसके जीनोम में RNA है. डन. तो इट्स जीनोम कंटेन्स RNA. इसके अलावा ये देखें. अच्छा, अब RNA 2 है, ठीक है. और फिर RNA को DNA में तब्दील करने वाला, क्योंकि रेट्रोवायरसेस का हमने पढ़ा था कि रेट्रोवायरसेस कौन सी वायरसेस होती हैं जिनमें अल्लाह ने स्पेशल एंजाइम दिया होता है जिसका नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, जो होस्ट सेल के अंदर जाते ही RNA जीनोम को चेंज कर देगा. किसमें? डबल स्ट्रैंडेड DNA में. तो जी हाँ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इस RNA को डबल स्ट्रैंडेड DNA में चेंज कर देता है. तो देखें, 2 अदद RNA है, 2 अदद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हैं. बच्चों ये अंदर वाला ये लाल वाला ये है प्रोटीन का कैप्सिड. प्रोटीन का कैप्सिड बेटा, इसकी लेबलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है. दिस इज प्रोटीन कैप्सिड. और ये जो बाहर आप देख रहे हो ये चीज, तो ये क्या है जनाब? ये है वायरस का एनवेलप. तो ये देखें, ये है वायरस का एनवेलप. इसका मतलब है कि एड्स का वायरस एनवेलप्ड है. और जब ये व्हाइट ब्लड सेल से बाहर निकलने लगता है, हेल्पर T लिम्फोसाइट से बाहर निकलने लगता है, तो ये उस व्हाइट ब्लड सेल का एनवेलप ले लेता है. दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एनवेलप बना लेता है. और ये जो आप देख रहे हैं ये एनवेलप स्पाइक्स हैं. तो दे हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ द वायरस. हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ द वायरस. मेरा बच्चा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट दिस डायग्राम. अल्लाह अकबर. ये डायग्राम लॉन्ग क्वेश्चन है जी कि इस डायग्राम को ड्रॉ करें. डायग्राम को ड्रॉ करके इसके साथ वाले नोट्स लिखें, ये वाले, और घर जाएं जनाब. 4 नंबर का लॉन्ग आपको आता होता है 4 मार्क्स का. तो इस लॉन्ग क्वेश्चन में एड्स के वायरस की
डायग्राम मेरा बच्चा पूछी जाती है कि उसके लाइफ साइकिल की डायग्राम ड्रॉ कर दे। अब मेरे बच्चों गौर से सुनना है, और ये कर्सर जो है जिस पर छोटा सा हाथ बना हुआ है, आपने इसको मेरा बच्चा फॉलो करना है। ये है एड्स की वायरस का एनवेलप, और ये है एड्स की वायरस का कैप्सिड। ये ट्रायंगुलर जो स्ट्रक्चर है, ट्रायंगुलर तो नहीं है, जो भी स्ट्रक्चर है, अंदर 2 अदद स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए है, ठीक है। ये आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स है मगर ये जुड़े नहीं हुए, आप इसको डबल स्ट्रैंड नहीं कह सकते, आपने डबल स्ट्रैंड नहीं, इसको 2 स्ट्रैंड्स कहना है। और 2 अदद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हैं। 2 अदद क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। बच्चा ये जो आप पूरे के पूरी जो लाइन देख रहे हो, ये वाली जो पूरी लाइन है, ये पूरा जो बॉक्स सा बना हुआ है, ये बॉक्स हमारा हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स है। ये बॉक्स हमारा हेल्पर टी लिम्फोसाइट है। तो टी लिम्फोसाइट के ऊपर अल्लाह ने एक रिसेप्टर साइट दी होगी जिसका नाम है CD4 रिसेप्टर साइट। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये वो जगह है जहां आकर HIV वायरस एड्सॉर्प्शन करेगी। क्या करेगी बेटा? एड्सॉर्प्शन। पुत्र, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसेप्टर साइट ऑन द व्हाइट ब्लड सेल फॉर एड्स वायरस? तो आप लोगों ने कहना जनाब CD4 रिसेप्टर साइट। यहां आकर आरएनए का वायरस अभी चिपका ही था कि एकदम, चूंकि ये भी मेम्ब्रेन है तो ये भी मेम्ब्रेन है, तो एंडोसाइटोसिस वाला माहौल हो गया। वो जनाब अंदर मर्ज हो गई है और एड्स का वायरस एकदम अंदर को उतर गया है। अंदर उतरते साथ ही बेटा इसका ये पूरी मेम्ब्रेन और वो जो उसके जो थे उसके कंपोनेंट्स, उसके जो स्पाइक्स थे, वो सारे खुल गए और अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और आरएनए चला गया हुआ है। अब बच्चे क्या होगा कि जो वायरल आरएनए है वो ये रहा। अब वायरल आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बनाएगा डीएनए, जो कि हाइब्रिड होएगा किसका? आरएनए का। और इस तरह अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा। एड्स की वायरस का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा। अब वो डीएनए की मर्जी है, वो डीएनए की मर्जी है कि या तो फॉरेन लिसिस करे या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स के साथ प्रो वायरस बन जाए। क्या बन जाए मेरा बच्चा? प्रो वायरस। प्रो वायरस समझते हो ना, कि व्हाइट ब्लड सेल के न्यूक्लियस के अंदर घुसकर उसके क्रोमोसोम्स में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। अगर इनकॉर्पोरेशन बैक्टीरियल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में हो तो उसको प्रोफेज बोलेंगे, और अगर इनकॉर्पोरेशन यूकैरियोटिक सेल के साथ हो तो उसको प्रो वायरस बोलेंगे। अब इसकी मर्जी है, प्रो वायरस बन जाए या फिर क्या हो जाए, वो अपना लिसिस कर ले। अच्छा, लिसिस के लिए क्या करेगा बेटा? बायोसिंथेटिक मशीनरी पर कब्जा कर लेगा, और कब्जा करने के बाद मेरा बच्चा वायरल आरएनए, वायरल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और वायरल प्रोटीन के क्या कैप्सिड्स के कंपोनेंट्स बनाकर फिर उन्हें क्या कर दिया जाएगा? असेंबल। और इस तरह ये बन जाएंगी एड्स की वायरस। और जब भाईजान बाहर जाने लगेंगे, जब बाहर जाने लगेंगे तो व्हाइट ब्लड सेल की क्या ले लेंगे बेटा? उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसका एनवेलप बनाकर तो बाहर आ जाएंगे, और इस तरह एक न्यू HIV बन जाएगी। ठीक मेरा बच्चा? ये इसके साथ ये आपने लिखना होगा कि अटैचमेंट, एंट्री एंड अनकॉइलिंग, द विरियन एंटर्स द होस्ट सेल एंड इज अनकोटेड इन द साइटोप्लाज्म। उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एंड इंटीग्रेशन. Reverse transcription uses the viral RNA as the template to make the strand of DNA, and then uses that DNA strand as a template to complete DNA double helix. उसके बाद the original viral RNA is degraded, उसको तोड़ दिया जाता है. The DNA then enters the nucleus and integrates into the chromosomal DNA of the host and becoming a provirus. Provirus से मुराद incorporate हो गया. और उसके बाद जनाब नंबर 3 कहाँ गया जी? ये नंबर 3, वायरल आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस.
The proviral DNA is transcribed into RNA and translated into proteins. And last में assembly and release, that is new capsids assemble around viral RNA and attached reverse transcriptase molecules and then they bud out. अच्छा यहाँ lysis नहीं हो रही मेरा बच्चा, मैं मुसलसल lysis कह रहा था, चूंकि ये मेम्ब्रेन वाली वायरसेस हैं, ये बड आउट होती हैं. बड आउट से मुराद बबल्स बन बनकर बाहर निकलेंगे. ये देखें, जिस तरह बबल्स नहीं बनते तो बबल्स बन बनकर निकलते हैं. ठीक है, तो आखिरकार वो व्हाइट ब्लड सेल बेचारा खत्म ही हो जाता है. मेरा बच्चा फिर ना कहना कि ये वाला पूरे का पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है. ठीक जी. एंड लास्ट पॉइंट, द HIV is transmitted by intimate sexual contact. HIV ट्रांसमिट होती है सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए एंड कांटेक्ट विद ब्लड, यानी कि ब्लड के जरिए भी. और हाँ, अगर माँ को HIV हुई भी हो तो वो अपने बच्चे को दूध के जरिए भेज सकती है. मैं समझ रहा था लास्ट पॉइंट है बच्चों, 4 पॉइंट्स और निकल आए, मुझे शायद रोजा लग रहा है. आगे चलते हैं जी. पुत्र जी, हेल्थ केयर वर्कर्स, जिस तरह हमारी डॉक्टर्स और हमारी नर्सेस जो हैं इस टाइम कोविड-19 के बहुत ज्यादा रिस्क पर हैं और हमारे कई डॉक्टर्स और नर्सेस अभी तक शहीद भी हो चुकी हैं ये कोरोना से फाइट करते हुए, इसी तरह बच्चा हेल्थ केयर वर्कर्स कैन आल्सो एक्वायर HIV ड्यूरिंग प्रोफेशनल एक्टिविटीज. वो अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज से HIV से वो दोचार हो जाते हैं, किसी ना किसी तरीके से उनका कांटेक्ट हो जाता है बॉडी फ्लूइड से या ब्लड वगैरह से. Avoiding the direct contact with the HIV is important measure for preventing the disease. अगर आपने disease को prevent करना है तो you must avoid the contact with HIV. Prevention of intravenous drugs with common syringes. मेरा बच्चा खासकर वो drugs या वो टीके जो हम इंट्रावीनस से मुराद अपनी वेन्स वगैरह में लगाते हैं, खासकर जो सिरिंजेस हैं बेटा, ये सिरिंजेस, ये नीडल्स बॉडी में जाने से पहले आपको 100% यकीन होना चाहिए कि जनाब ये वायरस वगैरह से पाक है, इसकी अच्छी तरह स्टेरिलाइजेशन की गई है. थोड़े से पैसे ज्यादा दे दें, चले जाएं किसी अच्छे डेंटिस्ट के पास जो कम से कम डिस्पोजेबल चीजें इस्तेमाल करता हो, नहीं तो उनके हॉस्पिटल में, उनके क्लिनिक में स्टेरिलाइजेशन के मेथड्स बड़े स्ट्रांग हो. वरना बेटा ये जो लोग इस चीज का ध्यान नहीं रखते स्टेरिलाइजेशन वगैरह का, वो कम से कम एक मरीज से दूसरे मरीज एड्स को मुंतकिल कर रहे होते हैं. तो प्रिवेंशन ऑफ इंट्रावीनस ड्रग्स विद कॉमन सिरिंजेस, तो अब ये अक्सर औकात नशई क्या करते हैं, वो एक ही सिरिंज से सब लोग मिलकर इंजेक्शंस लगा रहे होते हैं, मैनवी दही, तो उसकी वजह से एक शख्स से दूसरे शख्स जो है वो एड्स का वायरस फैल सकता है. एंड यूज ऑफ स्टीराइल नीडल्स करें प्लीज, एंड सिरिंजेस को भी स्टीराइल रखें, दैट इज स्टेरिलाइज रखें. और तो और यूटेंसिल्स को भी स्टेरिलाइज करें, जैसे अपना अपना ब्रश अलग करें, अपना अपना रेजर, सेफ्टी, इन चीजों को अलग करें. जरूरी नहीं कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ही हो, डिफरेंट सोर्सेस के जरिए भी, कि अगर एड्स के पेशेंट ने शेव कराई है किसी जगह तो वो उसका कट लग गया है, उसके कट से खून रेजर पर लग गया है, अब उसी रेजर को सिर्फ पानी से वॉश करके नया ब्लेड डालकर एक नॉर्मल बंदे को अगर शेव कर की जा रही है तो वहां भी अगर कट लग गया तो बड़े बड़े आराम से उस बंदे का जो एड्स के पेशेंट का जो वायरस था वो उसके अंदर चला जाता है. उसके बाद बेटा एड्स के पेशेंट किसी वक्त शुरू में HIV पॉजिटिव तो निकल आते हैं, लेकिन उनमें कोई सिम्टम नहीं होता, तो वो चलते फिरते फैलाव का सबब बनते हैं फिर. गॉट इट? तो इंक्यूबेशन पीरियड में जब तक वायरस होगा, इसी तरह वो कहते हैं ना कि लॉकडाउन इसलिए लगा हुआ है क्योंकि आपको नहीं पता आपके अंदर कोरोना का वायरस है या नहीं है. उसकी तो 2 से लेकर 14 दिन तक की उसका इंक्यूबेशन पीरियड है. अब अगर वो 14 दिन तक अपने सिम्टम जाहिर नहीं कर रहा तो 14 दिन तक आप जिन जिन से मिलोगे, जहां जहां जाओगे, आप वहां वायरस ड्रॉप करोगे. तो बेटा नाउ वैक्सीन अगेंस्ट HIV हैज बीन सिंथेसाइज्ड and its experimental administration in humans started in 2001 in South Africa. इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक मेरे बच्चों खत्म हुआ. आपको जरा रमजान पैकेज दिया गया है, छोटा सा था,
लेकिन आप लोग चूंकि मेहनती बच्चे हो, मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे ये वाली दोनों डायग्राम्स बनाकर, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों डायग्राम्स बनाकर लेबल करके बेटा तो मुझे व्हाट्सएप करें, ठीक है, ताकि मैं चेक करूं कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। और ये जो अंदर वाले ये छोटे छोटे दाने नहीं है ये वाले, इन्हें आपने इग्नोर करना है, ये मत बनाना, इसमें फिर आपको टाइम लगेगा। आपने सिर्फ इसमें आरएनए जीनोम बनाना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बनाना है, और बाहर ये वाला कैप्सिड बना देना है, और उसके बाहर बाहर ये वाला एक व्हील बनाकर जो कि मेम्ब्रेन है, एनवेलप है, ये वाली लाइंस आपने ड्रॉ कर देनी है, और एनवेलप के स्पाइक्स जो हैं वो बना देने हैं। ठीक है मेरा बच्चा जी, किसी को कोई सवाल करना हो तो वो कर सकता है।